हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जिन्होंने नहीं देखा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले जाकर के मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स सबसे बेसिक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जाकर के आप मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखो, तब जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ पाओगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, यानी कि थ्री साइड्स का जो मेजरमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारा ट्रिगोनोमेट्री होता है। यानी कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये जो हमारे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो साइड के रेशियोज के प्रोपोर्शनल हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वही हमारा रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, जो हम लोग क्लास 10 में बेसिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब जो हमको पढ़ना है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर लेवल हमको आना है और समझना है कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से हम लोग डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। कैसे ये आया साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, ये एक्स क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू जो हमारा एक्स है वो एक्चुअली में है क्या, वो हमारा एंगल होता है। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियंस में। और रेडियंस और रियल नंबर के बीच हम लोग जान चुके हैं कि रियल नंबर का वैल्यूज और रेडियंस का वैल्यूज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसलिए क्योंकि ये किसी फंक्शन के फॉर्म में होता है, साइन एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो साइन एक्स के फॉर्म में। ठीक है, और साइन एक्स का वैल्यूज जो होता है वो एक्स पे क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि x की वैल्यूज अगर π/2 डालोगे तो उसकी वैल्यूज फिक्स होगी, उस π/2 की वैल्यूज कोई दूसरी वैल्यूज नहीं हो सकती है, तभी वो फंक्शन है। इसको क्या करना है कि आप एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करो, यू हैव टू ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। ठीक है, अब ये यूनिट सर्कल क्या करेगा कि हमारे कोऑर्डिनेट से ये पास करेगा, जहां इस सर्कल का जो ओरिजिन होगा वो हमारा क्या होगा, इस सर्कल का ओरिजिन हमारा सेंटर जो होगा वो ओरिजिन का भी काम करेगा। तो इसका जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0। अब ये सर्कल क्या करेगा, इस x x x x डैश हमारा x एक्सिस हो गया, y डैश हमारा y एक्सिस हो गया। अब इसको क्या करेगा, 4 पार्ट्स में, यानी कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हम xy प्लेन पर रहे हैं, एक्चुअली में xy प्लेन है, xyz प्लेन नहीं। इस xy प्लेन में 3 यानी कि 4 पॉइंट्स पे सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिट सर्कल का मतलब 1 यूनिट हम वैल्यू ले रहे हैं। तो ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, ये C पॉइंट होगा, ये क्या होगा, D पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे P पॉइंट ले लिए इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे और इसको OP से क्या कर दिए, ज्वाइन कर। OP से ज्वाइन करने के बाद अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मान लेते हैं क्या कहलाता है, M कहलाता है। अब मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो A है और वो B है। तो A और B से कोऑर्डिनेट क्या पता चलता है, दिस इज द पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो अगर हम AB की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारा ये A, और B क्या होगा हमारा ये PM, जो कि क्या होगा हमारा जो वैल्यू होगा PM, वही हमारा क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, B के बराबर है। अब आप देखो, कंसिडर अ सर्कल यूनिट सर्कल which intersect the xy axes at point A, B, C and D। हम एक यूनिट सर्कल लिए, जो ये यूनिट सर्कल क्या कर रहा है कि x और y एक्सिस को A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे क्या कर कट कर रहा है।
अब बताओ यूनिट सर्कल लियो। यूनिट सर्कल का कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा 1 यूनिट, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा 1 यूनिट होगा। सारा डिस्टेंस 1 यूनिट, OA भी 1, OB भी 1, OC भी 1 और OD भी 1। अब बताओ कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A। A का कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये x एक्सिस पे, जब भी x एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस की बात करें, y पर पॉजिटिव होता है, x 0 होता है तो 0 और 1। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होता है नेगेटिव और y क्या होगा 0 क्योंकि x एक्सिस पे है। और D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 और -1। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। ठीक है, तो कंसीडर अ यूनिट सर्कल, सर्कल छूट गया, which intersect the xy axis at point A, B, C and D. अब take a point P on the circle such that कि AP जो हमारा आर्क है उसका वैल्यू क्या हो x हो। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेडियल वैल्यूज होता है और रियल वैल्यूज क्या होता है सेम होता है। अगर ये वैल्यूज आपका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज अगर x है तो बताओ ये एंगल हमारा रेडियल वैल्यू क्या होगा, ये भी x होगा। ठीक है, आप पीछे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में एक टॉपिक रियल वैल्यूज और रेडियल वैल्यूज के रिलेशन बताया गया था, इसमें दोनों वैल्यूज क्या होता है सेम होता है। तो ये हमारा एक्चुअल में रियल वैल्यूज होता है, ये हमारा क्या होता है रेडियल होता है, तो दोनों का वैल्यूज क्या होता है सेम। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होगा x होगा। एंगल AOP भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, PM परपेंडिकुलर टू ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA। अब क्या करो, PM एक परपेंडिकुलर डाल दिए, किसके परपेंडिकुलर है वो OA के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो हम जानते हैं कि जो हमारा इन ट्रायंगल AOM है, ठीक है, AOM में जाते हैं। तो AOM में जाते हैं अगर हम लेते हैं sin x, तो sin x की बात करते हैं। sin x क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा PM है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है OA है। OA कितना यूनिट के बराबर है 1 यूनिट के बराबर है। तो sin x और PM हमारा क्या है, PM देखो तो क्या है PM हमारा क्या है B कोऑर्डिनेट है, यानी कि PM की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है B कोऑर्डिनेट है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको B लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो OA जो है A है और PM किसके बराबर होगा B के बराबर होगा। तो sin x की वैल्यू क्या हो गई B हो गई। फिर इसी में अगर हम जाते हैं cos x में, cos x हमारा क्या कहलाता है, cos x हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो ये होगा OM और बाय OP। तो OM की वैल्यू क्या है, OM हमारा क्या है OM हमारा क्या होगा, ठीक है, OA नहीं OM हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा OM होगा। OM हमारा क्या होगा A होगा, क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस है वही तो हमारा OM है, वो OA नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OM की वैल्यू क्या होगी A और OP कितना है 1। तो यहाँ cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी A, cos x क्या हो जाएगा A। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर हम किसी यूनिट सर्कल में जहाँ पे ये x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटता हो, अगर हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट AB हो या A1 B1 हो CD हो, अगर वो जितना एंगल बनाता है तो उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा cos और साथ में वो एंगल, और B हमारा क्या कहलाएगा sin और साथ में वो जो एंगल हमारा बना रहा है x बना रहा है तो x, y बना रहा है तो y और z बना रहा है तो z। तो यहाँ sin x की वैल्यू क्या हो जाती है B और cos x हमारा क्या होता है
तो जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा और पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x और sin x। तो जितना तुम्हारा एंगल बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो हमारा sin x और cosine x का जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, ठीक है, वो अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे 0 डिग्री पे क्या होगी, π/2 पे क्या होगा, पाई पे क्या होगा, 3π/2 पे क्या होगा, साइन और कॉस का वैल्यू, और कहां से कहां तक ये रह सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कहां जाएगा, मिनिमम कहां तक जाएगा। और उसी के आधार पे हमारा जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे tan जो साइन और कॉस पे डिपेंड करता है, cos x जो साइन पे डिपेंड करता है, sec जो कॉस पे डिपेंड करता है, cot जो tan पे डिपेंड करता है, या cos और साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फिगर हम लोग रहने देंगे। तो हम लोग एक सर्कल ले लिए जहां ABCD पॉइंट पे कट कर रहा था, और यहाँ से हमको पता चला कि जो b का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, sin x होगा, और जो हमारा a का वैल्यू होगा वो cos x होगा। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारा cos x होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्या होगा, sin x होगा। ये कुछ हमारा बेसिक था। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। क्या देखना है, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। साइन और कोसाइन फंक्शंस का क्या क्या वैल्यूज है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग देख चुके थे वही हमारा होगा। तो वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, तो साइन और कोसाइन फंक्शंस का जो वैल्यूज है वो एट किस किस एंगल पे देखना है, 0 पे देखना है, π/2 पे देखना है, पाई पे देखना है, 3π/2 पे देखना है, और 2π पे देखना है, ठीक है। अभी हम लोग तत्काल साइन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू इन सारे एंगल्स में हम क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इस पी की। अगर बताओ कि ये पी कोइंसाइड कर जाता है, इसको अगर हम रोटेट कराते हैं और ये कोइंसाइड कर जाता है ए पर, अगर ये ए पर कोइंसाइड करेगा तो ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो पीएम होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हाइट हमारा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट के अनुसार अगर हम बात करें साइन 0 की बात करते हैं, ठीक है, साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0। तो साइन 0 के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो b है हमारा वो 0 हो रहा है, ठीक है। अब b 0 हो रहा है यानी कि p कहां पे लाई करेगा, a पे लाई करेगा। तो जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, देखो तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा, साइन का वैल्यू होगा। तो साइन 0 की वैल्यू बात करो, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से अगर हम चलते हैं, ये P पॉइंट अगर यहां पे आ जाए तो ये B कोइंसाइड करेगा, P कोइंसाइड कर जाएगा B को, यानी कि B कोऑर्डिनेट 1 के बराबर हो जाएगा, A कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से बात करो कि ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, π/2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा OA कहां चला गया है, OB पे चला गया है। तो sin π/2 कितना हो जाएगा, sin π/2 जो B का वैल्यू है, sin π/2 B का वैल्यू क्या है, देखो तो ये P पॉइंट कोइंसाइड कर गया B को, तो ये B का वैल्यू कितना है हमारा, 1 है। तो sin π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस B की वैल्यू से अगर हम फिर उसका रोटेशन करवाएं, P पॉइंट अगर C पे आ जाए, तो C पे आ जाए तो तब sin पाई हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये रोटेट करेगा P पॉइंट C पे आकर के, ये sin पाई हो जाएगा 180 डिग्री। तो पाई sin पाई का वैल्यू क्या है हमारा, देखो तो कितना है, 0। तो जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है वही हमारा sin है ना, इसलिए sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। अब यहाँ से देखो कि अगर ये रोटेट करता हुआ D पॉइंट पे आ जाए, P अगर रोटेट करता हुआ D पॉइंट पे आ जाए, तो हम बात करेंगे sin 3π/2, 3π/2। तो 3π/2 हमारा कितना, 270 डिग्री, 3π/2। तो 3π/2 का वैल्यू देखो तो कितना है, -1। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा कितना है, -1। अब sin
2 पाई, यानी कि कंप्लीट रोटेशन P पॉइंट यहाँ उठ करके इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, किस पॉइंट पे आ जाए, यहां से उठ करके कितना आ जाए, सीधा रोटेट करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाए, 2 पॉइंट पे आ जाए, तो बताओ तो 0 है कि नहीं, 0 है। तो sin 0 0, sin पाई बाई 2 1, sin पाई 0, sin 3 पाई बाई 2 -1, sin 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो एक बात हमको यहां से पता चला कि जो sin है वो हमारा रोटेट कर रहा था, तो जब ये इनिशियल पॉइंट जब ए पॉइंट पे था तो sin 0 की वैल्यू 0 थी, जब पाई पे आया फिर भी 0 है, 2 पाई पे आया फिर भी 0 है, 3 पाई पे आएगा फिर भी 0 है, 4 पाई पे आएगा फिर भी 0 है। इसका मतलब हमको ये पता चला कि sin 0 0 होगा, sin पाई 0 होगा, sin 2 पाई 0 होगा, sin 3 पाई 0 होगा, तो sin n पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो sin n पाई अगर 0 हो जाएगा तो हम जहां पे n हमारा क्या है, इंटीजर है, n हमारा क्या है, इंटीजर से जो हम लोग वैल्यू उस पे डाल रहे हैं, तो sin 0 से n पाई तक का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि अपने आप को रोटेट करता है। यहाँ से यहाँ तक क्या फिर भी 0, फिर यहाँ से आया 2 पाई 0, फिर यहाँ से आया 3 पाई 0, फिर ये 4 पाई 0, फिर 5 पाई 0, फिर 6 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0 और sin n पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा cos है। cos की बात करते हैं इन सारे एंगल की, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। पहले 10th क्लास हम लोग इतना डिटेल में नहीं देखना था, हम लोग इसमें पूरे चैप्टर्स को अलग अलग वैल्यूज निकालने में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। cos x की बताओ, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 का वैल्यू देखो तो अगर ये p a पे चला आया तो p a पे चला आया तो a 1 के बराबर हो जाएगा, a हमारा cos x है और ये हमारा क्या है 1, तो a हमारा क्या हो जाता है 0, यानी कि p a कोऑर्डिनेट जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग बात कर रहे हैं cos x की, a हमारा क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। cos पाई बाई 2 कितना होगा, अगर ये रोटेट करके यहाँ चला गया तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा cos x देता है 0। उसी तरह से cos पाई कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 0, cos 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई देखो तो 1 हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो cos 0 1, cos पाई बाई 2 0, cos पाई -1, cos 3 पाई बाई 2 0 और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये अपने आप को कब 0 कर पा रहा है, तो जब पाई बाई 2 में अगर हम पाई बाई 2 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पाई बाई 2 है और एक बार ये पाई बाई 2 फिर ये पाई बाई 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे ये वैल्यूज क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अगर हम पाई को ऐड कर रहे हैं टोटली तो ये 3 पाई बाई 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो हम क्या ऐड किए हैं, हम ऐड किए हैं पाई, है ना, पाई इसमें ऐड करो तो 2 पाई प्लस पाई, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि पाई ऐड करेंगे, cos 7 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उसी तरह से अगर ये चलता चला गया तो cos, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि n पाई, तो अगर हम बात करेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो अगर n का वैल्यू 0 देखो तो पाई बाई 2, n का वैल्यू 1 देखो 3 पाई बाई 2, 2 देखो 4 पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे करते करते ये वैल्यू हमारा cos n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जहाँ n हमारा क्या कहलाएगा इंटीजर कहलाएगा। तो ये वैल्यू समझने वाली थी। इस तरह से हम cos की वैल्यू की बात कर लीजिए, cos हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्या क्या वैल्यूज कहाँ से कहाँ हमारा वैल्यूज 0 हो पाएगा, कहाँ जो हमारा -1 हो पाएगा। tan की बात करो तो tan अगर हम x बात करते हैं तो क्या होता है sin x बाई cos x,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अगर ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स है तो अगर हम बात करते हैं साइन जीरो की, tan जीरो की बात करते हैं, तो tan जीरो की बात करेंगे तो साइन जीरो और कॉस जीरो होगा। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो tan जीरो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो tan जीरो कहाँ से आया? साइन जीरो बाई कॉस जीरो से आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। वैसे ही हम लोग अलग अलग वैल्यूज की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि tan जीरो जीरो होगा कब? जब 2n+1 यानी कि 2n+1 पाई बाई 2 जो कि हमारा x है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बात करें, tan x की वैल्यू जीरो होगी कब? जब हमारा 2n+1 इंटू पाई बाई 2 जो कि x है वो बराबर ना हो। ठीक है, बराबर किसके ना हो? तो x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। अगर ये वैल्यूज 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर हो गया तो यहाँ cos जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ध्यान देने वाली बात है कि n का x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ऐसे ही करके आप सारे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आप निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, cosec x की वैल्यू 1/sin x होती है। ठीक है, तो cosec x की वैल्यू और 1/sin x अगर ये जीरो के बराबर हो गई तो क्या नहीं होना चाहिए? तो sin x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। sin x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? n पाई नहीं होना चाहिए। अगर sin x का वैल्यू अगर n पाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो कभी नहीं हो सकता है, जहाँ पे n हमारा किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। उसी तरह से sec x की वैल्यू देखो, sec x हमारा क्या हो गया? cos x हो गया। अब इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है कब? जब x क्या नहीं हो? 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो। अगर ये 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल हो गया तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। तो उसी तरह से cot x की बात करें तो cot x हमारा क्या होगा? cos x बाई sin x। अब देखो यहाँ अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो x क्या किसके बराबर नहीं होना चाहिए? n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ n क्या कराएगा? हमारा इंटीजर्स कराएगा। ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, साइन कॉस टेन के बारे में बेसिक जानकारी जो हमको सबको जानना चाहिए कि कब जीरो के बराबर हो सकता है, कब जीरो के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो इसके बेसिस पे कुछ पार्टिकुलर एंगल्स पे हम लोग को देखना है कि कुछ पार्टिकुलर एंगल्स पे हमारा वैल्यू जो होता है वो साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में क्या होता है। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखेंगे पाई बाई 6 पे, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 3 पे और पाई बाई 2 पे। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया। वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक functions on pi by 6, pi by 4, pi by 3 और pi by 6, pi by 4, pi by 3 पे देखना है और pi by 2 पे भी देखना है। ठीक है, कि वैल्यूज जो हमारा होता है वो हमारा कैसे जो वैल्यूज इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो सब देखेंगे pi by 4 पे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का फंक्शन। टॉपिक होगा वैल्यूज ऑफ एट पाई बाई 4। उसके लिए क्या करना होगा? हमको एक यूनिट सर्कल बनाना होगा। ठीक है, हम लोग एक यूनिट सर्कल बना लेंगे जहां पे ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑरिजिन कहलाएगा, ये ए पॉइंट कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा और ये डी पॉइंट कहलाएगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1, इसका हो जाएगा -1 0, इसका हो जाएगा 0 -1।
ठीक है, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ये हम लोग एक पी पॉइंट लेंगे, अब पी पॉइंट लेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब देखो इस तरह से पी पॉइंट लेना है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज कितनी हो जाए, π/4 हो जाए, और यहाँ क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल देना है m, ठीक है। टेक a P point on the unit circle such that angle AOP is equal to π/4। AOP हमारा π/4 है, तो ये हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA। OA पे क्या करो, एक PM परपेंडिकुलर डाल दो। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये π/4 हो गया, तो इन ट्रायंगल OPM में देखो, तो एंगल OPM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल PMO बराबर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। OPM और OPM अगर हम इसकी बात करते हैं OPM की, तो यहाँ एंगल OPM, तो एंगल OPM ही रहेगा। अब MOP की बात करते हैं तो MOP हमारा कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। PMO हमारा कितना है, π/2, तो एंगल OPM कितना हो जाएगा, π/4 प्लस π/2, यानी कि π-4 यहाँ ले लो, तो पाई हो गया प्लस 2π हो गया, तो π-3π/4 बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल हमारा है ये भी कितना हो गया, π/4। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPM, OP बराबर OM बराबर कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। यानी कि OP नहीं, ये हमारा OM बराबर PM कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। OM और PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो हम लोग PM की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ OP इक्वल टू कितना, PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 = कितना, √2 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, OP की वैल्यू कितनी हो गई, √2 यूनिट हो गई। अब OP की वैल्यू √2 यूनिट हो चुकी है, ये 1 यूनिट पता है, ये 1 यूनिट पता है। क्या तुम सारे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो आसानी से रेशियो के हिसाब से तुम सारे वैल्यूज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, π/4 पे एग्जैक्टली निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। बहुत ही आसानी से हम लोग पता कर लिए कि ये 1 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया, और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं cos π/4, sin π/4 लिख सकते हैं, cos π/4 और sin π/4, और ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, π/4 बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आर्क भी कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये रियल वैल्यूज और रेडियन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। OP जो हमारा हो गया वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके अनुसार हम लोग अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बताओ कि जो वैल्यूज है यहाँ पे साइन π/4 कितना होगा, साइन π/4 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1 यूनिट बाय 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/√2। cos π/4 क्या होता है, बेस कितना है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP 1/√2, ठीक है, इसकी वैल्यूज। tan π/4 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 यूनिट तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot π/4 कितना हो जाएगा, cot π/4 tan का उल्टा होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, cosec sin का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √2। sec π/4 क्या हो जाएगा, √2।
कॉट तो निकाल चुके हैं, कॉट पाई बाय 4 क्या होगा 1 होगा। तो पाई बाय 4 पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देख चुके हैं कि पाई बाय 4 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। 1/√2 1/√2 1 1 √2 ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज थे किस पे पाई बाय 4 पे। पाई बाय 3 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पाई बाय 3 पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यानी कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक की वैल्यू हमारे पाई बाय 3 पे क्या होगी, कैसे हम उसको निकालेंगे। उसके लिए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओरिजिन होगा और ये हमारा एक पी पॉइंट होगा। अब ये पी पॉइंट होगा तो ये पी पॉइंट इस तरह से होगा कि जो हमारा ये वैल्यूज है, जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं कि पाई बाय 3 पे जो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये हमारा कितना एंगल बनाएगा पाई बाय 3 एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये हमारा ए पॉइंट होगा। अब इसको इससे क्या करो मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब यहाँ मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा एम होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। और ये हमारा कितना हो गया cos पाई बाय 3 और sin पाई बाय 3 की वैल्यूज हो, ठीक है। अब यही हम क्या करेंगे पाई बाय 6 भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी फंक्शन में हम पाई बाय 6 भी कैलकुलेट कर लेंगे इसी फिगर में। अब देखो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन पाई बाय 3 एंड पाई बाय 6, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, एक यूनिट सर्कल लेना पड़ा और इस तरह से लेना पड़ा कि पी ओ एम हमारा क्या है ए ओ पी हमारा एक क्या बना ट्रायंगल बना जहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर है ओ ए पे और एंगल पी ओ एम की वैल्यू कितनी है पाई बाय 3 है। इसकी वैल्यू हमारी पाई बाय 3 है। तो हमको वैल्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल पी ओ एम में चलेंगे। एंगल पी ओ एम कितना हो जाएगा प्लस एंगल पी एम ओ प्लस एंगल एम पी ओ बराबर पाई हो जाएगा। तो पी ओ एम कितना है पाई बाय 3 है, पी एम ओ कितना है पाई बाय 2 है और एम पी ओ हमको पता नहीं है। तो एंगल एम पी ओ कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो पाई माइनस एलसीएम हो गया 6 2 पाई प्लस 3 पाई पाई माइनस 5 पाई बाय 6 यानी कि ये कितना हो गया पाई बाय 6 यानी कि जो हमारा एंगल है वो कितना हो गया पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा एंगल पाई बाय 6 हो चुका है। अब हम इसी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यूज पे कि हमारा वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट में क्या होगा। तो हमारा ये बात पता चल चुका है कि जो हमारा एंगल एम पी होगा वो कितना हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा। अब यहां से देखो कि जो ओ ए है हमारा ओ ए हमारा किसके इक्वल है ओ पी के इक्वल है जो कि कितना यूनिट के बराबर है 1 यूनिट के बराबर। तो एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ पी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए में अगर हम बात करें एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब ओ पी ए और ओ ए पी और ओ ए पी हमारा क्या है सेम है। तो टू एंगल ओ पी ए बराबर पाई और एंगल ये कितना है पाई बाय 3 है। तो एंगल ओ पी ए कितना हो जाएगा 2 एंगल हो जाएगा 3 पाई में से गया तो 2 पाई बाय 3 और 2 से 2 कितना हो गया कैंसिल। एंगल ओ पी ए कितना हो गया हमारा पाई बाय 3, ठीक है।
तो ये एंगल हमारा पाई बाई 3 हो गया एंड ओ ए पी भी कितना हो गया पाई बाई 3। अगर ऐसा हो गया तो ये ट्रायंगल और ये एंगल सब एंगल कितना हो गया पाई बाई 3। तो कह सकते हैं कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए पी ओ बराबर कितना है पाई बाई 3। इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब कि ये हमारा जो ट्रायंगल हो गया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ओ ए बराबर ओ पी बराबर पी ए बराबर कितना यूनिट होगा 1 यूनिट होगा। अब इसके आधार पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यूनिट और ये यूनिट क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। अब इसके अनुसार इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि ओ एम बराबर क्या हो जाएगा पी ए, क्योंकि अल्टीट्यूड किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे के साइड पे आता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड क्या करता है डिवाइड करता है। सो पीएम परपेंडिकुलर टू ओए, पीएम क्या होगा ओए पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पीएम ओए पे परपेंडिकुलर होगा तो ओएम बराबर एएम बराबर कितना हो जाएगा 1/2 यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये 1/2 यूनिट है वो किसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के फंक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो इसके आधार पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो पीएम हमारा कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/2 इनटू साइड। साइड हमारा कितना है 1 यूनिट है तो √3/2 यूनिट हमारा क्या हो गया इसका हाइट हो गया। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट करना जैसे sin π/3। sin π/3 क्या होगा परपेंडिकुलर जो कि √3/2 और हाइट कितना है 1 है। हाइपोटेन्यूज कितना यूनिट है 1 यूनिट है √3/2 यूनिट हो गया। √3/2 हमारा क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया। cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos π/2 बेस हमारा कितना है 1/2 है और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 1 है तो 1/2/1 कितना हो जाएगा 1/2 यूनिट, यानी कि 1/2 हमारा क्या हो जाएगा cos। tan π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan π/3 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर का वैल्यू है √3/2 और बाय 1/2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब cosec π/3 की वैल्यू cosec π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। sec π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। cot π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। These are the values of trigonometric function on π/3। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू था π/3 पे। अब इसी के आधार पर हम π/6 पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ π/6 पे चलने के लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा तो हमको π/6 का वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी। बताओ sin π/6 10वीं क्लास में पढ़े थे कि जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या होता है बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट होता है। हाइपोटेन्यूज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है। बदलता क्या है एंगल के अनुसार, वो एंगल के अनुसार बदलता है हमारा साइन और यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल के अनुसार बदलता है। तो अगर ये हमारा π/6 है तो sin π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी OM। OM का वैल्यू कितना है 1/2। हाइपोटेन्यूज कितना है 1 तो कितना हो जाएगा 1/2। cos π/6 की वैल्यू बेस, तो बेस इस समय कितना है √3/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 1 तो कितना हो जाएगा √3/2। tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 1/2 है और बेस कितना है pm है, बेस pm है तो कितना हो जाएगा √3/2। 2 से 2 खत्म 1/√3। अब इसी के आधार पे हमारा cosec π/6 कितना हो जाएगा 2/1। sec π/6 कितना हो जाएगा 2/√3 और cot π/6 कितना हो जाएगा √3। तो these are the values of trigonometric function। जिन नॉर्मल हमारा फंक्शन था जो हम देखे थे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई/2 पे
ठीक है, जीरो पे, ये इन सारे एंगल्स में हम क्या कर लिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सारे की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख लिया और जान रहा है कि एक्चुअली में ये वैल्यूज कहाँ से आया है। क्लास 10 में हमको उतना नहीं पता था कि कहाँ से आया वैल्यूज, लेकिन अब जो चार्ट आप देखोगे, जो क्लास 10 में आप चार्ट पढ़े थे, उस चार्ट के अनुसार आप आसानी से पता कर सकते हो कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है और कहाँ से इसका वैल्यूज आ चुका है। तो ये सारे हमारे वैल्यूज थे। जीरो का वैल्यूज आप देख चुके हो, π/2 का वैल्यूज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि cos sin 10 में π/2 की वैल्यूज क्या होगी। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था कुछ सर्टेन एंगल्स पे, ठीक है। अब इसी के आधार पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब इस एंगल के आधार पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस। जो हम लोग क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, उसी का थोड़ा सा एलेबोरेट प्रोसेस हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो RS अग्रवाल या NCERT RDS में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुछ टाइप का क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो क्लास 10 में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो उम्मीद है सबको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं, वो सबको समझ में आ गया हो। तो जो वीडियो है उसको पूरा देखना है और कोशिश करनी है समझने की। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या कर सके, अच्छे से समझ सके, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के बताया गया है आपको इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो मतलब आपको समझ आ रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है वीडियो देखने पर, तो और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आप उनको शेयर करो कि वो भी मेरा वीडियोस देख पाए और जो 11th क्लास कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो भी समझ पाए।